औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी मीडिया हज़रात का नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में और हमारे बुलावे पे आने पे बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपको मालूम है, कल ही भारतीय जनता पार्टी के यूनिट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिला, जिसमें बहुत सारे बातें उन्होंने पब्लिक के सामने रखी। पब्लिक डोमेन में उन्होंने बहुत सारे बातें रखी, जिनके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देना बहुत ही हमने ज़रूरी समझा। तो इस सिलसिले में हमारी पूरी टीम, हमारे जनरल सेक्रेटरी, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स और मैं ख़ुद यहाँ पर बैठकर हमने ज़रूरी समझा कि हम इस चीज़ पे रोशनी डालें और इस चीज़ को क्लियरिटी से पब्लिक के सामने पॉइंट्स को रखें, जो कि बहुत सारे एलिगेशंस उन्होंने हम पर लगाए और बहुत सारे पॉइंट्स का मिस इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिला। पहली बात तो उन्होंने हमारे वाइस प्रेसिडेंट लद्दाख जोन के गुलाम रसूल साहब के ऊपर ये बात उन्होंने कही कि उन्होंने उनके पार्टी को यजीदी पार्टी करार दिया गया, जो कि बहुत ही बिल्कुल एक मिस इंटरप्रिटेशन है। जबकि आप देख सकते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें रसूल साहब बोल रहे हैं, उसमें उन्होंने उन लोगों को यजीदी कहा है जो लोग तफर्रुका फैलाते हैं, जो लोग झूठ की बात करते हैं, जो बात मीटिंग में हुई ही नहीं थी, उन बातों को पब्लिक डोमेन में लाकर पब्लिक को आपस में लड़ाने का काम जो लोग करते हैं, उन ताकतों को रसूल साहब यजीदी ताकत बोल रहे हैं। क्योंकि आज लद्दाख जिस मुश्किलात के दौर से गुजर रहा है, इस मुश्किलात के दौर में हमें यह चाहिए कि हम सब एक साथ मिलकर एक यूनाइटेड वॉइस की तरह, यूनाइटेड फोर्स की तरह अपने हकों को डेमोक्रेटिकली सरकार से मांगे। तो उस बीच जब ऐसी बातें, जो कि बातें हुई भी नहीं थी, उन बातों को पब्लिक के डोमेन में लाकर जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, ये शैतानी ख्यालात और शैतानी जो काम कर रहे हैं, उन शैतानी ख्यालात के लोगों को यजीदी कहा गया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। पहली बात ये हुई। दूसरा, उन्होंने ये कहा है उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कि यहाँ पर एयरपोर्ट का मसला उन्होंने उठाया कि एयरपोर्ट पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद एयरपोर्ट यहाँ से उठाया गया, तो एयरपोर्ट क्यों नहीं फंक्शनल हुआ इतने सालों से। पहले तो मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करके ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने फैक्ट्स को ठीक करें, थोड़ा सा अपना होमवर्क ठीक करें और आप ये पता करें कि सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो डायरेक्टली एयरपोर्ट का देना, एयरपोर्ट का फंक्शनल और ऑपरेशनल होना या ना होना, उनमें जितने भी कार्यवाही का होना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। यानी वो ताकत स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। उसका जीता जाता एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं कि जो आज हमारे एलजी साहब हैं, वो भी जब भी एयरपोर्ट की बात आती है या कुछ और मसले आते हैं, वो भी सेंटर जाके बात करते हैं, सेंटर के मिनिस्टर से जाके बात करते हैं, जबकि वो पूरे लद्दाख के हेड है। जब उनको सेंटर जाके बात करना पड़ रहा है, जबकि हम आज एक यूटी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि दिस मैटर इज टोटली कंसर्न विद द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये बात आती है। तो उनका हम पर ये इल्जाम लगाना है, एक स्टेट पार्टी पर ये इल्जाम लगाना है कि आप लोगों ने एयरपोर्ट नहीं दिया, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। तीसरा सबसे अहम बात जो उन्होंने, उनकी बातों से हमें झलक कर देखने को मिल रहा था, वो ये था कि वो कहीं ना कहीं शिया और सुन्नी की तफर्रुका वाली बात कर रहे थे। कि वो ये कह रहे थे कि कमर साहब को किक आउट कर दिया गया मिनिस्ट्री से, उमर अब्दुल्ला साहब के, और अगरुल्लाह साहब को भी बाहर कर दिया गया। लेकिन वो पब्लिक के सामने पूरा फैक्ट्स और फिगर्स नहीं रख रहे हैं। पूरे फैक्ट्स और फिगर्स ये हैं कि जब कमर साहब को मिनिस्ट्री से बाहर कर दिया गया, फिरोज साहब को साइमल्टेनियसली उसी मिनिस्ट्री में शामिल कर दिया गया। तो क्या फिरोज साहब हमारे करगिल का बाशिंदा नहीं है? क्या वो शिया नहीं है? तो ये फैक्ट्स भी आपको पब्लिक के सामने रखना होगा। आधा अधूरी, कटाई हुई, कट एंड पेस्ट वाली फैक्ट्स आप ना रखें। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि जब जो मिनिस्ट्रीज का जो रिमूवल हुआ, कमर साहब के साथ 8 मिनिस्टर्स का और रिमूवल हुआ था वहां पे। तो ये एक इंटरनल पार्टी का एक मैटर था कि किस तरह से पार्टी को रिशफल करके दूसरों को मिनिस्ट्रीज देनी है या नहीं देनी है, ये उसका मसला था। लेकिन उसको पूरा ही एक एंगल देके, शिया सुन्नी का एंगल देके लड़वाने का जो बहुत ही नाकामयाब कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम उसका कड़ी से कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप देखिए, मैं खुद बजाते खुद में एक शिया हूं और हमारे शहीद रहबर
और आयतुल्लाह सिस्तानी ने ये हमें हिदायत दी है कि सुन्नियों को अपनी भाई नहीं बल्कि अपनी जान कहो। यह हमारी तरबियत है, हम उस तरबियत के माइंडसेट से हम आते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत सारे उन्होंने इल्जामात लगाए। मैं उनको एक एक इल्जामात को एक एक सिरे से खारिज करूंगा अभी आपके सामने। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने बात करी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए। सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक एक्सेप्ट करते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पे लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट दिया, करगिल को अपनी एक पहचान दी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। ये वो खुद भी इकरार करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहबी बुनियाद पर नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट्स दी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि करगिल में हम बुद्धिस्ट और हम मुसलमान का भी रिप्रेजेंटेशंस रख कर डिस्ट्रिक्ट दी, और लेह में भी साइमल्टेनियसली उसी तरीके से दी। लेकिन जो आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स दी वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दिया है, और प्योरली आपने एक गुट को अलग करके मुसलमानों को अकलियत डिस्ट्रिक्ट्स में बांटने का काम आप लोगों ने किया है। जिस तरह से आपने मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स लेह को दिया है, और सिर्फ करगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट्स दिए और लेह में उससे कहीं ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स दिए। इसी तरह से अगर आप तहसील्स की बात करें, 50-50 घरों पे आपने नुब्रा में और भी बहुत सारे जगहों पे तहसील्स दिए हैं, जबकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रखने वाले जगहों को, जिस तरह से संकु है और द्रास है और शकर चिकतन है, उनको आपने इग्नोर किया है। तो ये रिलीजन बेसिस पे लाइन ड्रॉ करना ये आपका काम है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है। और एनसी की अगर हिस्ट्री की बात करें तो एनसी ने लैंड रिफॉर्म्स का एक्ट जारी करके किसी भी इंसान को पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बेघर नहीं रखा था। जिसके पास भी अपना जमीन नहीं था उसको अपना जमीन देकर घर बनाने का जमीन उन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने यह काम किया था। और इस तरह से अगर मैं आपको बताता चलूं, हाँ, तो लास्टली जो सबसे बड़ा मुद्दा ये मतलब जहां से ये चीजें स्टार्ट हुई कि सबसे पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ भारतीय जनता पार्टी का यूनिट का द्रास में, कि उन्होंने कहा कि एपेक्स बॉडी और केडीए ने हिल काउंसिल के देने का ऑर्डर का उन्होंने खिलाफत की, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। और उसके बाद भी जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लाखरुख साहब जो एपेक्स के चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि सज्जाद ने जो हिल काउंसिल का जो मुखालफत किया था उस चीज को वो कट एंड पेस्ट करके, जबकि उनकी पूरी स्टेटमेंट भी वो जारी नहीं कर रहे हैं, कट एंड पेस्ट करके जो भी वो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उस पर थोड़ा रोशनी डालते हुए आप लोगों के सामने ये कहना चाहूंगा कि जो सज्जाद साहब ने जो बात कही, जो केडीए के को चेयरमैन है अभी हमारे सज्जाद साहब है का सज्जाद, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी केडीए का हिस्सा है, तो उन्होंने ये कहा था कि जस्ट हिल काउंसिल इज नॉट इनफ। अगर आपको देना है तो एडीसी हमें चाहिए, जिसको कहते हैं ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हमें चाहिए, ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें आर्टिकल 244 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलता है, हमें ट्राइबल राइट्स मिलते हैं, और उसमें 6 शेड्यूल में हमें पूरा उसमें ताकत मिलता है, और पूरा खुद इख्तियारी का, खुद मुख्तारी का उसमें हमें ताकत मिलता है। तो उस काउंसिल का मांग किया था, जो कि हिल काउंसिल से भी एक पावरफुल सेटअप है। और उस काउंसिल का मांग क्यों किया था? इसलिए किया था कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी जो यूनियन टेरिटरी हमें मिला है, जो आप सबको पता है कि बहुत ही एक डेमोक्रेटिकली वीकन एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें डेमोक्रेटिकली चुने हुए नुमाइंदों का बहुत ही कम से आता है, बहुत ही कम उनका रिप्रेजेंटेशन है, और बहुत ही कम उनका दखलंदाजी है गवर्नमेंट के फैसलों में। सारे सेक्रेटरीज और पावर सेक्रेटरीज और आईएएस ऑफिसर्स के पास है, ब्यूरोक्रेट्स के पास है, ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे पूरा बेसिकली बोलबाला है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमको दे रहे हैं तो हमें एडीसी दीजिए, ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल दीजिए, कि उसका पूरा इख्तियार हमारे पास हो, हमारे चुने हुए नुमाइंदों के पास हो, हमारे वोट्स का उस पर पावर हो। तो इस क्या बोलते हैं आपको, जो मिस इंटरप्रिटेशन को दूर करना बहुत जरूरी है, लोगों के सामने बहुत रखना जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी हिल काउंसिल का खिलाफ नहीं किया है। आज भी हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कल ही इलेक्शन करवाए, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपने डिस्ट्रिक्ट दिए हैं कल ही आप इलेक्शन कराइए। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला है, और हमारी पूरी पार्टी के कायदीन का ये एकजुट फैसला है कि हम इस चीज के खिलाफ नहीं है। आप कल ही हिल काउंसिल्स का इलेक्शन कराए, हर डिस्ट्रिक्ट में कराए, और देख लीजिए कि पूरा पब्लिक का रेफरेंडम आपके खिलाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। तो
इस चीज़ का हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों के सामने कुछ इन मुहिम पॉइंट्स का रखना बहुत ही ज़रूरी था, तो इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो वो लीजिए, अदरवाइज वी आर थ्रू। जिस तरह एयरपोर्ट की बात हुई सर, यही क्वेश्चन मैंने कल भारतीय जनता पार्टी से भी की थी कि 2014 से सरकार में है, वो लोग फेलियर रहा करगिल को एयरपोर्ट लेने में, जी कांग्रेस और एनसीपी फेल ही रहे। तो क्या कुछ आश्वासन दोगे कि करगिल में कोई एयरपोर्ट बनेगा, या एक पॉलिटिकल स्टंट बन के लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? जी, देखिए इसका तो जवाब आपको उन पार्टी से लेना चाहिए जो कि इख्तिदार में है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अभी अपोजिशन में है, ठीक है। करगिल में आप अगर कह लीजिए तो हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, मतलब किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास यूटी में कोई पावर नहीं होता है। तो अगर हम जाके बात भी करते हैं तो जस्ट वो एक फॉर्मल ये होता है कि जब एक मीटिंग में ही हमें रखा जाता है। अगर एयरपोर्ट का फुल फ्लेज अथॉरिटी कोई दे सकता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। तो पिछले 15 सालों से अगर वो इतना ही चिंतित है करगिल के आवाम को लेके, करगिल के एयरपोर्ट को लेके, तो वो दे देना एयरपोर्ट। किसने रोका है उनको? कौन खिलाफ कर रहा है उनका? कौन रोक रहा है उनको? तो ये सारे बेसलेस एलिगेशन है। एक स्टेट पार्टी से एयरपोर्ट का डिमांड करना, एयरपोर्ट जैसी चीज का डिमांड करना जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो बहुत ही बेबुनियाद है। सर, जिस तरह रसूल नकवी की स्टेटमेंट को लेके, यजीदी वर्ड्स को लेके उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपने भी सुना कि इस इशू को लेके वो नेशन वाइड वो लोग एफआईआर दर्ज करेंगे। देखिए अगर बात कर रहे वो लोग, तो इससे देखिए एफआईआर दर्ज करना ना करना, कोर्ट में जाना ना जाना, वो उनका हक है, वो जा सकते हैं। अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम भी जाएंगे कोर्ट में, और हम भी जो भी हमारा आंसर होगा वो कोर्ट में देंगे। और जिस तरह से पूरे पब्लिक डोमेन में है ये बात कि उन्होंने यजीदी कुव्वतें जो कहा है, जो उनके मुंह से जो अल्फाज निकला है वो उन लोगों के लिए निकला है। उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया है कि हमने इस पर्टिकुलर बंदे को पर्सनली वो कुछ अटैक कर रहे हो, वो तो ऐसा कोई कह नहीं रहे, बल्कि वो उन लोगों को कह रहे हैं जो कि लोगों के बीच में तफर्रुका डाल रहे हैं। जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप देख सकते हैं कि वो भी, उनके बुजुर्गान भी वहां पर यह कह रहे हैं कि हमने सुना है, वो भी नाम तो नहीं ले रहे हैं कि किसने कहा है उनसे, कौन था वो शख्स जिसने उनसे कहा कि एपेक्स और केडीए ने हिल काउंसिल के क्रिएशन के खिलाफ किया। तो अभी तो वो पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं है कि किसने कहा उनसे, जबकि पूरा एपेक्स बॉडी और केडीए खुलकर आपके सामने आकर यह कह रहे हैं कि वी सपोर्ट दिस थिंग। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे चुनिंदा नुमाइंदों को दिया जाए। सर, लद्दाख में काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। सबसे पहले ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर एडीसीज की जो आपने बात की, उसके अलावा काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है सर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रेंथनिंग के बजाय काफी वीकन होते जा रहा है इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद, डिस्ट्रिक्ट करगिल की अगर हम बात करें? नहीं, देखिए मैं आपको बहुत ही क्लियर और वाज़ेह तरीके से बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है। जिस तरह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से बहुत कोशिश की कि कांग्रेस को खत्म किया जाए, लेकिन इतने कोशिशों के बाद भी आज कांग्रेस जिंदा है। तो इस तरह से कोई भी पार्टी इतनी आसानी से खत्म होता नहीं है और इतनी आसानी से बनता भी नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक बहुत ही पुराना हिस्ट्री है। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो फॉर्म हुआ था हिंदुस्तान की आजादी के बाद। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अवाम के हक की बात करती है। जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे मेंबर्स हिल काउंसिल में भी है और हमारे मेंबर्स केडीए में भी है, जो कि केडीए एडवोकेसी कर रही है आज पूरे लद्दाख के अवाम का एपेक्स के साथ, जिसमें हम मांग कर रहे हैं 6 शेड्यूल का, जिसमें हम मांग कर रहे हैं स्टेटहुड का। उसका रेपिकेशन कहां पड़ रहा है? हमारे जॉब्स पे पड़ता है, हमारे लैंड्स पे पड़ता है, हमारे आइडेंटिटी पे पड़ता है। तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पब्लिक के साथ हैं, और बीजेपी जो कि एपेक्स और केडीएम में शामिल नहीं है, वो अवाम के खिलाफ है और वो नहीं चाहता है कि पब्लिक के पास पावर आए, पब्लिक के चुनिंदा नुमाइंदों के पास पावर आए, और उस चीज का हम साथ नहीं देंगे और हम हमेशा हमारे अवाम के साथ खड़े रहेंगे। सर, इस करंट जो सिनेरियो है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पॉलिटिकल, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या मजबूती के साथ टिक सकता है? देखिए वो तो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितना नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है और कितना हम ग्रास रूट लेवल पर जाके लोगों के मुद्दों को हम सुनते हैं, उनके मुद्दों को हम उठाते हैं। बाकी अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो पिछले 2 काउंसिल्स में अगर आप देखें तो वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन करगिल, और हमने
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी चुनने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो इस तरह से अगर आप जम्मू कश्मीर में भी देखें तो वी आर द गवर्निंग स्टेट पार्टी देयर, और हमारे पास ही हुकूमत वहां पर भी है, और यहाँ पर भी लोग हमारे ऊपर इसलिए एतमाद करते हैं क्योंकि हम लोगों के जेन्युइन मुद्दों की आवाज को हम हर टाइम उठाते हैं और हम उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। सर वो तो उस वक्त का सिनेरियो हो चुकी, इस वक्त जो है सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा चंग जो है वो अगर हम सुरू और सांको कर्से एरिया की बात करें तो वहां पे रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर जाफर आखुन को उन्होंने फुल समर्थन किया है, क्योंकि डॉक्टर जाफर आखुन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक्सपेल हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर नहीं हो सकता है? देखिए, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो शुरू के साइड के जो वोटर्स हैं, हमारे जो ग्रास रूट वोटर्स हैं, चाहे द्रास के वोटर्स है, चाहे करगिल के वोटर्स है, चाहे शकर चिकतन सोत इलाके के तमाम वोटर्स हमारे साथ इंटेक्टेड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो डॉक्टर जाफर आखुन साहब का जो मसला है वो पार्टी हाईकमांड ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है आपको इससे पहले भी कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज एक्सपेल्शन, और उसके एक्सपेल्शन के पीछे क्या रीजन था क्या नहीं था वो पब्लिक डोमेन में है। बट हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि कल अगर इलेक्शन होता है आपको ये देखने को मिलेगा, हम फिर से एक बार थर्ड टाइम के लिए सबूत देंगे पूरे पब्लिक में और पूरे गवर्नमेंट को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द ओनली वॉइस जो करगिल के लोगों का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन करती है। वो इलेक्शंस में देखने को मिलेगा। बाकी तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगर मैं आपको यकीन दिहानी दूं या कोई और आके आपको बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है, या मैं आपको बोलूं है, वो आपको वोट्स के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू देखने को मिलेगा। तो आप इलेक्शंस का वेट करिए, इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी अगेन वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दिस रीजन। जिस तरह डिस्प्यूट्स इंटरनल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर चल रहा है और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो आपके कॉलिशन थे उनकी क्या स्टेटस रहेगी, वोटर शीट शेयरिंग को लेके सीईसी का, उस पर आप क्या कुछ कहोगे? और डॉक्टर जाफर आखुन साहब के नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है, इज स्टिल ही ए पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस? नो, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो तो देखिए, ये बात तो खैर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ दैट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज वो तो हाई कमांड ने लेटर के थ्रू पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पे बहुत वाज़ेह तरीके से ये कर दिया गया है कि उनसे शो कोज नोटिस मांगा था। जो भी बहरहाल जो भी सिलसिले हुए आपके सामने थे, ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ऑफ नाउ, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक हमारे हाईकमांड ने हमें इस चीज का इंफॉर्मेशन दिया है। बट जो भी आप दूसरे मुद्दों आप पूछ रहे कि क्या हमारी कोalition आगे रहेगी नहीं रहेगी, वो तो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा जब दोबारा इलेक्शंस होंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। और जो अभी स्टेटस है उसका जो आंसर्स है वो आपको पहले ही हमारे पार्टी के कायदीन ने दे चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा सर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? वी फुल्ली सपोर्ट ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, और हम वही चीज का डिमांड करते हैं। हम खोखली काउंसिल नहीं चाहते हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं जो हमारा अभी काउंसिल है उसके पास बहुत ही मिनिमम पावर्स के साथ उसको रखा गया है। सारे जो मेजर पावर्स हैं फंड्स को लेके, ट्रांसफर्स को लेके, वो हमसे उठा दिया गया है। हमारे वोट्स की जो कीमत है, अहमियत है, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म कर दिया गया है। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहता है कि हमें एडीसीज दिया जाए, ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल दिया जाए, जिसका पूरा इख्तियार हमारे चुनिंदा हुए नुमाइंदों के पास हो। थैंक यू।